चढ़ावा चोरी के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने 10 दिन का प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू कराया। इस शुद्धिकरण पूजन में भगवान से क्षमा याचना की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका संकल्प लिया जाएगा। इस विशेष अनुष्ठान में 70 वैदिक आचार्य शामिल हैं। नोएडा की गादनिया गेटवे सोसाइटी के एक फ्लैट की छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे में एक शख्स बाल बाल बचा। प्लास्टर गिरने से कुछ सेकंड पहले ही बिस्तर पर सो रहा शख्स उठकर वहां से हटा था। लोगों ने बिल्डिंग निर्माण की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई शिकायतें की हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संभल में एक बार फिर बुलडोजर चलेगा। सीएम योगी के दौरे से पहले मुबारकपुर गांव में तालाब की जमीन पर मजार बनी मदरसे हटाए जाएंगे। इसके अलावा गांव की जमीन को अवैध कब्जे को भी मुक्त कराया जाएगा। कुछ दिन पहले संभल के असमौली में ईदगाह और मस्जिद को हटाया गया था। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को लेकर पिछले 1.5 साल से चल रहे विवाद को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को अवैध बताया। कोर्ट ने 30 दिन में इसे हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने करीब 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। वाराणसी में महिला जीएसटी अधिकारी को विजिलेंस की टीम ने घूस लेते पकड़ा। बीच सड़क पर विजिलेंस की टीम और महिला जीएसटी अधिकारी अंबिका के बीच हाथापाई होती दिखी। इन पर कारोबारी अजय कुमार मौर्य से फाइल निपटारे के नाम पर 50,000 रुपए लेने का आरोप है। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की खबरें। ठाणे में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर लगी एक बड़ी क्रेन अचानक से टूटकर गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। क्रेन गिरने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपस में 6 गाड़ियों के टकराने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। दुर्घटना की वजह साफ नहीं है। पुलिस हादसे की वजह की जांच कर रही है। कल्याण में दबंगों ने चाय दुकानदार और उसके साथी को बेरहमी से पीट दिया। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 2 दिन पहले कुछ युवक दुकान पर चाय पीने आए थे। पैसे न देने पर दुकान मालिक और युवकों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल और चेतन चौधरी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने दोनों की हिरासत 14 दिन बढ़ाई है। अदालत के आदेश को बाद सिया और चेतन को 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नंदुरबार में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने के बाद अफरा तफरी मच गई। तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हो गए। करीब 3 घंटे के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। और अब खबरें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहला शुक्रवार है। भोजशाला के पास नमाज को लेकर जगह तय करने को लेकर असमंजस बना हुआ है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए भोजशाला के पास नमाज की जगह देने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज देश की सबसे लंबी जल सुरंग सलीमीनाबाद टनल का निरीक्षण करेंगे। करीब 12 किलोमीटर लंबी सुरंग से नर्मदा का जल किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। इस परियोजना से 6 जिलों के 1400 से ज्यादा गांव की करीब 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। दतिया में पुलिस की चेकिंग के दौरान एक कार से 21 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बरामद रुपए को लेकर कार सवार से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा बयान दिया। साफ किया, सरकार देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट और डिंडोरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 31 जिलों में गरज, चमक, आंधी, हल्की बारिश का दौर भी चलेगा। और अब दिल्ली की खबरें आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में एक लड़के ने एक युवती की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। बुराड़ी के कमालपुर इलाके में ही दोनों रहते थे। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम की 3 महिला पार्षदों को पार्टी से सस्पेंड किया। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में यह कार्रवाई हुई। नॉलेज योर रोड प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली में सड़क की शिकायत करना अब आसान होगा। इसके लिए सड़क किनारे क्यूआर कोड्स लगाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी जल्द ही क्यूआर कोड सुविधा शुरू करेगा।
जिसे स्कैन कर लोग गड्ढे, टूटी सड़क और दूसरी समस्याओं की शिकायत सीधे कर पाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने अनशन कर रहे सोनम वांगचुक से मुलाकात की और हड़ताल को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को भूख हड़ताल का संज्ञान लेना चाहिए। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक के कार्यक्रम में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार आज दिल्ली का दौरा करेंगे। आज वो दिल्ली में अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश करेंगे। उन्हें दिल्ली की 9 सुनहरी बाग रोड पर सरकारी आवास आवंटित किया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की खबरें। रामबन में एक यात्री बस में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और देखते देखते बस आग का गोला बन गई। पूरी तरह से बस जलकर राख हो गई। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। घटना में किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। यात्रियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। उधमपुर में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राजौरी और इसके आसपास के इलाकों में भी बारिश जारी है और इसके कारण कुछ निचले इलाकों में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने नदी नालों के पास रहने वालों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनम वांगचुक की खराब होती सेहत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चाहे इजाजत मिले या ना मिले, हम दिल्ली अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के अनशन के समय मनमोहन सरकार ने उनसे बात की थी, जबकि मौजूदा सरकार का रवैया बिल्कुल ही अलग है। उधमपुर में बागवानी तेजी के साथ विकसित हो रही है। हॉर्टिकल्चर विभाग के मुताबिक जीडीसी उधमपुर छात्रों को 15 दिन की एनईपी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंटर्नशिप दे रहा है। बड़ी खबर बता दें, क्योंकि अभी यूएई पर ईरान के हमले को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यह अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमले को लेकर खबर है, जहां ड्रोन के हमलों से 3 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में यह तबाही दिखी है। अब देखिए कैसे दायरा बढ़ रहा है और एक बार फिर से ये एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान ने यूएई को टारगेट किया है। और अभी यूएई पर हुए हमले को लेकर खबर, सैटेलाइट इमेजेस आपके सामने, क्योंकि अबू धाबी को टारगेट किया गया। अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। हालांकि ईरान के इन हमलों से 3 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ये ईरान के हमलों के बाद यूएई से आई वो तस्वीर है, जहां देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक पिछले 4 दिन से खबरें आ रही थी कि किस तरीके से ईरान बहरीन, कुवैत, जॉर्डन को टारगेट कर रहा था। यूएई पर हमले की अब खबर है और अबू धाबी में ही मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ है। 3 इमारतें तबाह। और देखिए अभी की एक और बड़ी खबर, ईरान का ऑपरेशन विक्ट्री 2 तेज हो गया है। कतर पर ईरान ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी बेस पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। अल उदीद एयरबेस के सेंटर पर हमला किया गया। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई है। ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए कतर पर हमला किया गया। ईरान का ऑपरेशन विक्ट्री 2, इसको और ज्यादा खाड़ी देशों के खिलाफ तेज किया गया है। और खाड़ी देशों में जहां पर सैन्य अड्डे उन्हें लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। और बहरीन में अभी की खबर यह है कि ईरान के हमलों पर जवाबी कार्रवाई हुई है। बहरीन में अपाचे हेलीकॉप्टर से एक्शन, जहां अपाचे हेलीकॉप्टर से एंटी ड्रोन ऑपरेशन। तो बहरीन वो जगह जहां से अभी तक अमेरिका इस पूरे रीजन में अपने एसेट्स को, अपने उन्हीं एसेट्स के जरिए ईरान पर वार कर रहा था। लेकिन अब बहरीन में अपाचे हेलीकॉप्टर से एक्शन को लेकर भी खबर आ रही है, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर से एंटी ड्रोन ऑपरेशन किया जा रहा है। और एक बार फिर से बता दें, ये ईरान के हमलों पर जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से और तेज हो गई है। और एक और बड़ी खबर, इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। इरबिल पर मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए। ड्रोन हमलों के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। तस्वीर आपको दिखा रहे, ये देखिए आप, इस बार इराक में भी हमला किया गया। इराक में जो अमेरिकी बेस है उस पर हमला किया गया। और बीते 6-7 दिन से अमेरिका और ईरान युद्ध की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा है जब इराक में इस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया। मल्टीपल ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया गया है। यह युद्ध लगातार खाड़ी के देशों में विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। मल्टीपल ड्रोन अटैक। हालांकि बहरीन में अभी बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में बमबारी हुई है। एक के बाद एक कई धमाके और हमलों के बाद उठा धुएं का गुबार। अमेरिका की बहरीन में नेवी फ्लीट को टारगेट किया जा चुका है। यूएस के जहां जहां पर सपोर्ट सेंटर हैं उन्हें ईरान टारगेट कर रहा है।
बहरीन पर हुए हमले के बाद की ये एक और तस्वीर सामने आई है, क्योंकि खबर है इंडस्ट्रियल एरिया में हुई बमबारी को लेकर और एक के बाद एक कई धमाके। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। लगातार छठे दिन ईरान पर भीषण बमबारी की गई है। ईरान में पहली बार सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। ईरान में पुल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया गया। अमेरिकी हमले में ईरान में बहुत बड़ी तबाही मची है। आपको याद दिला दें कि फरवरी मार्च के महीने में भी जब हमले किए गए थे तो मुख्य तौर पर अमेरिका और इजरायल के टारगेट पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन अब इस बार अमेरिका की तरफ से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अमेरिका ने कब्रिस्तान पुल पर भी बमबारी की है। बंदर अब्बास ला रूट पर हवाई हमला। अमेरिकी हमले से ईरान में तबाही, जहां हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, 10 लोग घायल हुए हैं। आर्थिक तौर पर ईरान को कमजोर करने की कोशिश अमेरिका की जारी है। फिलहाल अब देखिए किस तरीके से उन इमारतों को तबाह किया जा रहा है ताकि ईरान को एक बड़ी चोट पहुंचाई जा सके, जो रूट है उसे कट किया जा सके। और देखिए आप अमेरिकी हमले में कब्रिस्तान पुल पर कैसी तबाही मची है। तबाह हो गया ये पुल। अमेरिकी हमलों में पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये देखिए निशाना लगाया गया और उसके बाद इस पुल को ध्वस्त कर दिया गया। कई कारें भी आपको क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और जो खबर है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है जो यहां से गुजर रहे थे, जो यहां पर मौजूद थे। तस्वीरें आप देखिए, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यह हमला किया गया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। और यह भी सवाल कि क्या अब अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है वो भी कुछ उसी तरह से रुख करता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच हम देख रहे हैं। अमेरिका का हॉर्मुज़गन में हमला, जहां अमेरिका ने एक और पुल को टारगेट किया है। अमेरिकी हमलों में काफी नुकसान की भी खबर है। हालांकि हॉर्मुज़गन, जहां बंदर अब्बास जैसे ये बंदरगाह लगातार अमेरिका की तरफ से टारगेट किए जा रहे हैं ताकि उसकी पूरी डिफेंस कोस्टल लाइन को हिट किया जा सके। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जुड़ा ये समुद्री नेटवर्क अब अमेरिका के निशाने पर है, जहां तेल, LNG और कमर्शियल जहाजों की आवाजाही गुजरती है, इसलिए ये द्वीप बहुत मायने रखता है। लेकिन यहां लगातार हो रहे हमले साफ है कि किस तरीके से ईरान को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देर रात की सामने आ रही है, जहां पूरी सैन्य मोबिलिटी को कट करने के लिए, खत्म करने की ये कोशिश के तहत अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान शहर में भी बहुत बड़ा हमला। ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर लग गई आग। अमेरिकी फाइटर जेट ने बम बरसाए हैं। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर। अमेरिकी स्ट्राइक को डीकोड करते हैं। लगातार छठा दिन है जब प्रहार जारी है। 3 लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। लेकिन अब आज की बड़ी खबर क्या है? आज की बड़ी खबर है कि पहली बार नागरिक ढांचों को टारगेट किया गया है, तबाह कर दिया गया है। आज की बड़ी खबर है कि रेल, पुल, अस्पताल, एयरपोर्ट टारगेट पर है। एनर्जी इंफ्रा पर बमबारी हो रही है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन बर्बाद कर दिया गया है। बुशर नेवल बेस पर तबाही को लेकर खबर है। अब इन टारगेट्स के बाद मकसद क्या? ईरानी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, सिविल हमलों से ईरान को झुकाना। हालांकि ईरान की चेतावनी भी है कि अमेरिकी हमले वॉर क्राइम विध्वंसक जवाब जरूर मिलेगा। मकसद की बात मनीष क्योंकि हमने की है, क्या इन हमलों का भी कोई असर हो पाएगा? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा पैटर्न जो हम लगातार पिछले 4 दिन से आपसे सवाल कर रहे हैं मनीष, आज सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए क्या ये ईरान की रीढ़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जहां जहां से उसका तेल सप्लाई होता है, जहां जहां से सारी मूवमेंट होती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की है ये सारी लोकेशंस मनीष, जहां से पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कंट्रोल होता है। देखिए, दलील तो अमेरिका की तरफ से यही दी जा रही है, लेकिन फिर बात यही है कि अगर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होगा तो
पैनिक तो मचेगा, और पैनिक मचेगा तो वैसी स्थिति में फिर ईरान का रिएक्शन बहुत अलग किस्म का हो सकता है। और वो रिएक्शन खास करके मिडिल ईस्ट देशों में, जैसा कि कल ही ईरान ने चेतावनी दी है कि फिर हम भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। अब अगर आप ईरान के एयरपोर्ट पर अटैक कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर अटैक कर रहे हैं, या पानी के प्लांट पर अटैक कर रहे हैं, तो ठीक है, जरा सोचिए कि ईरान भी अगर दुबई के बुर्ज खलीफा पर अटैक करे, या फिर दोहा के हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक करे, या फिर सऊदी अरब में वो पानी के प्लांट पर अटैक करे, तो फिर क्या सीन बनेगा। और यही सबसे बड़ी बात है, और सबसे भयावह इस युद्ध की जो स्थिति बनती हुई दिख रही है मुझे, उसमें यही है। अब देखिए, लगातार 6 दिन से हमले चल रहे थे, और ऐसा लग रहा है जैसे एक नया नॉर्मल बन रहा है। अब कोई शांति की बात कर ही नहीं रहा है, ना यूरोप से कोई शांति की बात आ रही है, और ना ही 40 दिन के जंग के दरमियान जो हमने देखा था कि अमेरिका में डेमोक्रेट अलग किस्म से बात कर रहे थे। तो क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नैरेटिव कर लिया है कि ईरान हम पर हमला करेगा, या फिर ईरान ने जो अपनी ताकत दिखाई थी सुपुर्दे खाक के दरमियान, उसने दरअसल ईरान के खिलाफ एक नैरेटिव बना दिया है वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो अब कमोबेश यही दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म वॉर के लिए पूरी दुनिया तैयार हो जाए, और फिर जाहिर है कि उसकी कीमत मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा चुकाएंगे, और बाकी दुनिया सप्लाई चेन के डिस्टर्बेंस के नाम पर चुकाने जा रही है। बिल्कुल, और अगर ये लॉन्ग टर्म वॉर में अगर ये जो युद्ध है तब्दील होता है, तो जाहिर सी बात है इसके भी पूरे आसार हैं कि ये सिर्फ सीमित अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं रहेगा, और ये विध्वंसक विस्तार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरानी एयरपोर्ट पर अमेरिका ने मिसाइल दागी। एक और आप देखिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर अमेरिका ने हमला किया, फाइटर जेट से एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया। ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी हमले के बाद बड़ी तबाही मची है। तो आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से खाड़ी के देशों की जमीन का इस्तेमाल करके वहां से ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या ईरान को भी यह बहाना मिल जाएगा कि खाड़ी के देश जो कि अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, वहां से अगर उसका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, तो फिर क्या ईरान भी कुछ ऐसा करने वाला है, जिसका जिक्र अभी मनीष भी कर रहे थे। वहीं ईरान के रेलवे स्टेशन पर हमले की भी खबर है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर यह बमबारी हुई है। अमेरिकी सेना ने रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब गिराए हैं। बंदर अब्बास और ये पूरा समुद्री नेटवर्क जिसे खत्म करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से ईरान के अलग अलग द्वीप पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि ये महज सिर्फ द्वीप नहीं है, ये स्ट्रैटेजिकली वो लोकेशंस हैं, वो जगह हैं जहां से ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को ऑपरेट करता है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर बमबारी, इसकी तस्वीर, खबर, क्योंकि अमेरिकी सेना ने रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब गिराए हैं। अब अमेरिका का बुशर पर बारूदी प्रहार, ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया है। हालांकि एयरबेस पर मिसाइल दागी गई, और इस बीच ये समझिए कि किस तरीके से अब बुशर पर भी इस बारूदी प्रहार के जरिए ईरान की नेवी बेस को अमेरिका ने टारगेट किया है। यानी उसके तमाम मिलिट्री एसेट्स, रडार सिस्टम, IRGC जहां से ऑपरेट करती है, उन्हें अमेरिका सीधे टारगेट पर ले रहा है। बुशर पर हुए हमले को लेकर दावा यह कि यहां ईरानी नेवी बेस को हिट किया गया। तो आप देखिए, अमेरिकी प्रहार कहां कहां पर हमला किया गया और कितनी तबाही मची है। कहुरिस्तान की बात करें तो यहां पर ब्रिज को तबाह किया गया। IRGC का जो मूवमेंट है वो अब पूरी तरह से बंद हो गया इसकी वजह से। होर्मुज़गन की बात करें तो सबसे बड़ा पुल तबाह हुआ, यहां पर सड़क नेटवर्क कट गया है। यानी कि एक बार फिर से ईरानी सेना की जो मूवमेंट है उस पर एक बड़ा असर। बंदर अब्बास की बात करें तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बिजली घर, सब कुछ अमेरिका ने हमले में तबाह किए। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होने से त्राहिमाम इस वक्त देखने को मिल रहा है, और छठे दिन ये सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा जो अंतर है वो देखने को मिला है। इसके अलावा ईरान शहर की बात करें तो एयरपोर्ट पर बमबारी की गई, ईरान की सैन्य क्षमता घटी है, इससे यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं बुशहर की बात करें, यहां तो न्यूक्लियर प्लांट भी है, और यहां जो सैन्य बेस है उस पर बमबारी की गई है। ड्रोन मिसाइल स्टोरेज को तबाह किया गया। यह इसका असर है जो अमेरिकी हमलों में देखने को मिल रहा है। अहवाज की बात करें, अस्पताल के पास विस्फोट हुआ। धमाके के बाद जमकर दहशत देखने को मिल रही है। ईरानी लोगों के अंदर अमेरिकी हमलों के बाद काफी ज्यादा पैनिक है। सिरिक द्वीप में IRGC हेडक्वार्टर पर बमबारी की गई, सैन्य क्षमता पर बड़ी चोट लगी है। IRGC हेडक्वार्टर पर जो बमबारी की गई, यानी कुल मिलाकर जो सैन्य क्षमता है
जो मिलिट्री एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है ईरान की तरफ से, इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है अमेरिका। मेजर जनरल संजय सोई सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अब अमेरिका हमले कर रहा है, क्योंकि सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं और ऐसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर जो सीधा असर है वो ईरान की सेना और वहां की IRGC पर पड़ेगा, तो क्या इन हालात में यह युद्ध ईरान लंबे दौर वक्त तक जारी रख पाएगा? नहीं, बिल्कुल करुणा, 2-3 बातें हैं जैसे आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की कि अमेरिका का टारगेट क्या है। अमेरिका का टारगेट देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी प्रकार से खोलना है, जिसको ईरान हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, जितने भी अभी आपने नाम लिखाए, चाहे वो बंदर अब्बास हो, सिरिक हो, बुशर हो, क्वेशम आइलैंड हो, चाबार हो, कुनार्क हो, ये सब बंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करते हैं। खास तौर से आप देखिए बंदर अब्बास, सिरिक और क्वेशम को काफ़ी टारगेट कर रहे हैं। बंदर अब्बास तो बिल्कुल ऊपर ही पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, वहाँ पर चाहे पावर प्लांट हो, यहाँ पर उनका नेवी हो, या वहाँ पर उनके बार बार अटैक हो रहे हैं लगातार। पहले दिन से मैं देखो अटैक कर रहे हैं। बुशर पे कर रहे हैं क्योंकि खर्ग आइलैंड वहां से पास पड़ता है, 55 किलोमीटर, न्यूक्लियर प्लांट उनका पास में, वो एक टारगेट पे है। और सिरिक जैसे ही हॉर्मुज से निकलते हैं नीचे तो सिरिक आता है, पहले क्वेश्चन आता है। ये सब उनका है प्लानिंग है कि किस प्रकार से इसको खोला जाए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे वहां से सेना लगातार सप्लाई भेज रही होगी, मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा इनको आइसोलेट कर रहे हैं जगह जगह पे कि उस बंदर अब्बास या जो कोस्टल एरिया है वहां तक इनकी मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन ना पहुंच पाए, रीसप्लाई ना हो पाए, सेना इधर से उधर शिफ्ट ना हो पाए, आइसोलेट कर दे। एक बात लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ अमेरिका भूल रहा है कि अमेरिका ने ईरान ने मोज़ाइक सिस्टम किया हुआ है कि हर प्रोविंस, 31 प्रोविंस, हर प्रोविंस अपनी लड़ाई इंडिपेंडेंट लड़ सकता है। उनके पास अपनी क्षमता है कि कमांड कंट्रोल फेल भी हो जाए, कम्युनिकेशन फेल हो जाए, फिर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि हमने पहली लीडरशिप खत्म होने के बाद भी देखा। तो ईरान तैयार है लंबे युद्ध के लिए। इस समय में जंग बात यही है कि कौन कितने लंबे समय तक युद्ध कर सकता है, और ईरान ने भी दिखा दिया कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका भी इस समय में मेरे हिसाब से कमर कस क्या है कि अभी हमने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि दुनिया में काफ़ी जो बेइज्जती हो रही है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हॉर्मुज बंद हो गया उनकी वजह से, तो कहीं ना कहीं ये समय में दोनों ही पक्ष कमर कस के हैं, जिसका अंदाज सर इससे पहले भी जब हमले हुए तो दबाव बनाने की रणनीति के तहत वार हुए, और हमने आपसे हर बार यही सवाल किया कि क्या उस दबाव का कोई असर देख रहे हैं आप? इन हमलों के बाद भी आपको लगता है कि कोई असर हो पाएगा, चाहे अमेरिका या ईरान? दोनों को लेकर सवाल तिवारी सर आपसे करूं उससे पहले, बहरीन में ईरान के बड़े हमले को लेकर खबर है, क्योंकि बहरीन की रिफाइनरी पर प्रहार हुआ है। हालांकि यूएस सपोर्ट सेंटर्स अभी तक टारगेट हो रहे थे, कुवैत, जॉर्डन, इराक के साथ साथ बहरीन में, लेकिन अब बहरीन की रिफाइनरी पर प्रहार को लेकर खबर आई है, जहां ईरान ने बैपको रिफाइनरी पर वार किया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के एरबिल में ईरान का ड्रोन से, आपको बता दें कि ईरान के एरबिल में हमला हुआ है और ड्रोन से अटैक किया गया एरबिल में। एक के बाद एक 5 धमाके हुए। यूएस डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं ईरानी ड्रोन। तो ईरान की तरफ से एरबिल में जो हमला किया गया है वो तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं। ड्रोन से अटैक किया गया और एरबिल में एक के बाद एक 5 धमाके। हालांकि यूएस डिफेंस सिस्टम जो कि यहां पर तैनात है, उन्होंने इंटरसेप्ट करके इन सबको मार गिराया। इराक में ही ईरान के बड़े हमले की एक और तस्वीर, क्योंकि इरबिल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गई है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, जहां अब इरबिल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गई है। हालांकि इराक को ईरान इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि यहां से अमेरिका ऑपरेट करता है। यूएस सपोर्ट सेंटर है और ये यूएस सपोर्ट सेंटर ईरान के टारगेट पर है, चाहे बहरीन हो या कुवैत, जॉर्डन हो या इराक। लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। फिलहाल इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान ने मिसाइल दागी है, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने हमले का वीडियो जारी किया। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी हमले में बंदर अब्बास में बड़ी तबाही नजर आ रही है। देखिए आप, बंदर अब्बास की बात करें, रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अहम है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ना सिर्फ जो बंदर अब्बास का पोर्ट है वो अहम हो जाता है, बल्कि अगर ईरान की सेना IRGC की बात करें, नेवी के लिहाज से बात करें, तो यहां से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।
हालांकि बंदर अब्बास, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, बंदर अब्बास पर बड़ा हमला क्यों हुआ है? क्योंकि बंदर अब्बास में आपको बता दें कम्युनिकेशन टावर के साथ साथ रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, सड़क नेटवर्क और नेवल पोर्ट हैं। अब हमलों से जो नुकसान पहुंचा उसके बारे में जानकारी, क्योंकि कई लोगों की मौत की खबर है जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो ओवरऑल रूट है, लार रूट, उसे बर्बाद कर दिया गया है और बुनियादी सुविधाएं भी खत्म की जा चुकी हैं। और देखिए पोर्ट सिटी ही टारगेट पर क्यों? क्योंकि यहां पर बंदर अब्बास में जो पोर्ट है, आखिरकार क्यों इसे टारगेट पर लिया जा रहा है? व्यापार का यह सबसे बड़ा केंद्र है, ईरान का यह सबसे बड़ा सैन्य बेस है, सामरिक तौर पर भी यह बहुत ज्यादा अहम है। यही वजह है कि रणनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर, दोनों तौर पर जो इस्तेमाल है वो ईरान करता है अमेरिका के खिलाफ हमलों में। हालांकि तिवारी सर, इन हमलों से अब क्या हासिल किया जा रहा है? जाहिर सी बात है दोनों जीत तो हासिल नहीं करना चाहते, लेकिन एक दूसरे को थकाना जरूर चाहते हैं। तिवारी सर, सवाल यही है, आर्थिक तौर पर और कमजोर करने की इस कोशिश का भी क्या ईरान पर कोई असर हो पाएगा? सुरभि देखो, आर्थिक तौर पर तो ईरान को काफ़ी तबाह किया जा चुका है, तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सर्वाइव कर लेगा और लड़ लेगा। अभी सबसे ज़्यादा नुकसान इस वॉर में किसको हो रहा है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका सवाल है, जिनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उनको तो उन्होंने सिक्योर कर लिया, जिस पर पहले अटैक हुआ था, वो बचे हुए हैं। अभी क्या कर रहे हैं, ये गल्फ कंट्रीज हैं, उनका सहारा ले रहे थे, उनके बेसिस से ऑपरेट कर रहे थे। ईरान ने काफ़ी चैलेंज किया, ईरान ने कभी वार्निंग दी इन देशों को समझ में नहीं आ रहा कि खाली वॉर, खाली पेट्रोल के बल पर इन्होंने आईटी बढ़ाया और ये अपना टूरिज्म बढ़ाया, उससे काफ़ी आगे बढ़ गए। बहराम कतार टूरिज्म इंडस्ट्री है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी तबाही अगर हो जाती है तो फिर ये 30 साल पहले ऊँट के ज़माने में चले जाएंगे। ईरान ने भी यही डराया इनको देशों को कि अपने बेस मत यूज करने दो, अदरवाइज हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करेंगे। अभी जिस तरह देखे आप कवर कर रहे थे, उन्होंने इनके रिफाइनरी टारगेट शुरू कर दिया। अगर इनके पानी का जो डिसैलिनेशन प्लांट है और वो डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने, तो ये कहीं रहने लायक नहीं हो जाएंगे। ये समय आ चुका है कि जब गल्फ के देश, जो कंट्री जीसीसी के जो देश है, मेंबर से खड़े हो अमेरिका के खिलाफ। भैया छोड़ो, बहुत हो चुका है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, इस वॉर की ना कोई ऑब्जेक्टिव है उनके पास, न उनके पास कोई जीत का पैमाना था और न ही उनको कब एग्जिट करना ये भी नहीं था। ये क्लियर कट ऐसे ही लगता है कि ईरान, ये ट्रंप साहब की कान एक इजराइल और इजराइल डायस्पोरा के हाथ में है। और इजराइल डायस्पोरा वो है जो डीप स्टेट कंट्रोल करता है, उनका डिफेंस इंडस्ट्रीज कंट्रोल करता है। और उनके वाइस प्रेसिडेंट का मैसेज भी आया था कि इजराइल इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि जो डील साइन हो रही है उसको ऑफलोड किया जा सके, कमजोर किया जा सके। ये क्लियर कट है कि ईरान के हाथ में ट्रंप साहब और अमेरिका एक पपलू बना हुआ है, जिसकी वजह से ये लड़ाई चले जा रही है। और नुकसान सबसे ज्यादा ईरान का तो हो ही रहा है, लेकिन जो गल्फ के देश हैं, जॉर्डन हो, कतार हो, यूएई हो, दुबई हो, और जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, अब इतनी दूर रह के अमेरिका कंट्रोल कर सकता है? कब तक? कुछ समय तक। उसके बाद से तो गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू होगा, ईरान इनको जी बिल्कुल सर, यानी कुल मिलाकर काफी लंबे दौर तक क्या अमेरिका टिक सकता है, सवाल इसको लेकर भी है। एक और बड़ी खबर, ईरान के सिरिक में अमेरिका का बड़ा हमला। अमेरिकी हमलों के बाद धमाका हुआ है। सिरिक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद किस तरह से बड़े धमाके हुए, ये देखिए आप। खुजिस्तान के अहवाज में भी हमले हुए। आधी रात अमेरिका ने यहां बॉम्ब बरसाए और खुजिस्तान भी आपको बता दे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां रिफाइनरीज हैं, पाइपलाइन है, सैन्य ठिकाने हैं। और इस पूरे रीजन में जिस तरीके से अलग अलग द्वीप को टारगेट किया जा रहा है, उसमें खुजिस्तान के साथ साथ खबर केशम और सिरिक जैसे इलाकों पर हमलों को लेकर भी है, क्योंकि ये अहम ऑयल रूट है। यहां तक कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन और नेवल कैपेबिलिटी की तैनाती यहां पर होती है, इसलिए लगातार अमेरिका इन्हें टारगेट कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का चाबहार पर भी फिर से हमला। चाबहार पर अमेरिका की बमबारी, अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर है लगातार। बीते 6 दिन से रोजाना अमेरिका चाबहार को निशाने पर ले रहा और जो ताजा हमला किया गया, ये उसकी तस्वीर एक बार फिर से। रणनीतिक तौर पर और अगर व्यापार के तौर पर बात करें तो चाबहार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, अहमियत रही है। अगर ईरान के लिए बात करें मिडिल ईस्ट में व्यापार को लेकर या फिर जो एशियाई देश है उनके साथ व्यापार को लेकर। तो देखिए, हम पावर प्लांट पर हमला करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आपने सुनी। सिविल इंफ्रा पर हमला, अमेरिका का संदेश क्या है ये आप देखिए। नंबर 1, ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर करना। नंबर 2, संचार लॉजिस्टिक्स खत्म करके ईरानी अभियान पर ब्रेक लगाना।
हालांकि सैन्य गतिविधियां सीमित करने के लिए भी इन हमलों के जरिए मजबूर करने की ये कोशिश है। अमेरिका पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और भविष्य में ईरान की सैन्य क्षमताओं को सीमित करने की कोशिश। इसके अलावा अपने सहयोगियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश। अब आगे क्या हो सकता है? अगर ईरान नहीं माना तो और भी बड़े हमले मुमकिन है। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, कम से कम अभी तक की जो तेवर हैं वो तो ईरान की तरफ से साफ तौर पर दिखाई दिया और ईरान ने बता दिया कि आप डरा के धमका के हमला करके हमें नहीं झुका सकते हो, सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकते हो। तो ये जो अब रणनीति नजर आ रही है कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे और तब जाकर ईरान वही करेगा जो हम कहेंगे, क्या आपको लगता है ऐसे आसार हैं क्या जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं? देखिए, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप बॉलीवुड की फिल्में देखते तो वो उन डायलॉग को कंसीडर कर सकते थे कि अगर कोई सर पर कफन बांध कर निकला है तो फिर उसको आप कैसे डराएंगे। तो ईरान की स्थिति अभी वही है। ईरान ने मान लिया है कि जो होगा मेरा वो तो ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपने ऊपर कब्जा करने दूंगा नहीं, और इसीलिए ईरान रेसिस्ट कर रहा है। पहली बात तो यही है। जो दूसरी बात है कि अभी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप नेगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं कि इतनी बॉम्बिंग कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी वो बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। तो सोचिए, बातचीत के लिए आने के बाद वो किन शर्तों को मानेंगे, उसके लिए तो आपको पूरा ईरान खत्म करना होगा, तब जाकर वो कोई शर्त मानेंगे। तो ना वो काम हो पाएगा और ना ही इतनी आसानी से मानेंगे। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो यही अमेरिका और पश्चिमी देश मजाक उड़ाते थे कि 10 दिन में यूक्रेन को क्यों नहीं कब्जा कर लिया, 10 दिन में क्यों नहीं कर लिया। आज 40 दिन की जंग पहले राउंड में लड़े और अभी 2 हफ्ते से जंग लड़ रहे हैं, और अभी तो ईरान झपकी भी नहीं ले रहा है। तो आप समझिए कि बॉलीवुड तो नहीं, हॉलीवुड में काम भी कर चुके हैं, हॉलीवुड की देखते भी हैं, इसीलिए गार्डियन ऑफ द हॉर्मूज बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से कंट्रोल होता है, उन अहम ठिकानों को अमेरिका लगातार टारगेट कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अभी बहरीन में बड़े हमले को लेकर एक खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया है। ईरानी हमलों से बहरीन में धमाके, जहां बहरीन में आसमान में धुआं उठता दिखा है। और एक और बड़ी खबर, कुवैत में ईरान के हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान के हमले में यूएस मिसाइल लॉन्चर को ध्वस्त किया गया। यूएस मिसाइल लॉन्चर पर गिरी है ईरानी मिसाइल। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। कुवैत में ईरान के हमले का ये नया वीडियो है। ईरान के हमले में यूएस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हुआ। यूएस मिसाइल लॉन्चर पर ईरानी मिसाइल जो गिरी है उसकी तस्वीर ये देखिए आप। और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बनी एसआईटी आज शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और माना यही जा रहा है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में राम मंदिर में चढ़ावा गिनती को लेकर नई खामियों का पर्दाफाश हो सकता है। पुलिस की तफ्तीश का दायरा बढ़ सकता है। जांच के दायरे में नए किरदार आ सकते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की निगरानी कर रहा है। एसआईटी से रिपोर्ट मांग चुका है। पंकज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, अब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कब खत्म होगा, क्या जानकारी? देखिए, एसआईटी ने पूरी जांच पूरी कर ली है, उसकी समय अवधि खत्म हो चुकी है। माना जा रहा है आज रिपोर्ट एसआईटी सबमिट कर देगी, क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है और एसआईटी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। साथ ही राज्य सरकार केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी की थी। तो आज एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट होगी और सीलबंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगा। लेकिन इस एसआईटी की रिपोर्ट में सबकी भूमिका की अलग अलग जांच की गई है, चाहे वो चंपत राय हो, गोविंद गिरी हो, अनिल मिश्रा हो, या कई ऐसे नाम जो निकल करके जांच के दौरान निकल के आए हैं, उन सब की जांच हुई है। और एसआईटी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जांच का दायरा पुलिस को और बढ़ सकता है। कई और सारे लोग इसके दायरे में आएंगे। खबर ये भी है कि सुरक्षा से अन्य कर्मचारी जो लगे हैं उनकी भी छुट्टी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये मामला आज एसआईटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होगी। क्योंकि कल सैटरडे और संडे है, ऐसे में सचिवालय बंद होता है। तो आज रिपोर्ट सौंपने की खबर आ रही है। सोर्सेज के हवाले से शासन से जानकारी मिली है। चढ़ावा प्रबंधन निगरानी करने वालों के बयान एसआईटी में शामिल है और बड़ी बातें जो फिलहाल इसी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई है, वही एक एक इन्फॉर्मेशन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी पंकज जिन्होंने बताया कि जल्द ये रिपोर्ट अब पेश कर दी जाएगी।